हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं सांख्यिकी का महत्व। हम ये जान चुके हैं कि सांख्यिकी क्या होती है, उसकी कौन कौन सी विशेषताएं होती है। अब हम देखेंगे सांख्यिकी किन किन क्षेत्रों में इम्पोर्टेंट है या कहाँ कहाँ पर सांख्यिकी जो है उसका उपयोग किया जाता है। तो स्टूडेंट, यदि हम आज के समय में देखें तो सभी क्षेत्रों में जहां भी निर्णय लेने होते हैं, नीतियां बनानी होती हैं, वहां सभी पर सांख्यिकी का उपयोग किया जाता है। जैसे राज्य व सार्वजनिक संस्थाओं के लिए राज्य सरकार, केंद्र सरकार, नगर पालिका, नगर निगम को जितने भी नियम बनाने होते हैं, तो वह जो नियम बनाती है उन नियमों का आधार सांख्यिकी के द्वारा विश्लेषित किए गए आंकड़े होते हैं। यदि किसी कर्मचारी संघ की किसी एम्प्लॉय की सैलरी बढ़ानी है, मजदूरी की दर निर्धारित करनी है, आयात या निर्यात नीति निर्धारित करनी है, मांग जो है कितनी रखनी है, उत्पादन का वक्र कैसा जा रहा है देश का, इन सभी में यदि हम देखें तो रिजल्ट जो डिक्लेयर किए जाते हैं या नीतियां जो बनाई जाती हैं, उन सभी का आधार क्या होता है? सांख्यिकी। सांख्यिकी के द्वारा ही भूतकाल के जो पास्ट के आंकड़े हैं उनका एनालिसिस करके जो नीतियां हैं वह बनाई जाती हैं। प्रबंध व व्यवस्था हेतु यदि हम किसी फर्म की या किसी कंपनी की बात करें तो वहां जो मैनेजमेंट करते हैं और अगले साल के लिए कितना उत्पादन करना है, कर्मचारियों को कितनी सैलरी देनी है, इन सब का आधार भी सांख्यिकी होता है। जो भी मैनेजमेंट करता है वह यदि बजट डिसाइड कर रहे हैं, चाहे देश का बजट हो, चाहे किसी फर्म का बजट हो, किसी सरकार का बजट हो, इन सभी का आधार जो है वह सांख्यिकी के द्वारा कलेक्ट किए गए आंकड़े होते हैं। व्यापार, वाणिज्य व उद्योगों में स्टूडेंट्स, व्यापार में मतलब जो बिजनेस हम करते हैं, जितनी भी कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, हम बैंक, बीमा, ट्रांसपोर्ट कंपनी, इन सभी की यदि बात करें, उद्योग, जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं जो प्रोडक्शन का कार्य करती हैं, माल को बनाती हैं, इन सभी के का जो डिसीजन होता है कि हमें कितना माल बनाना है जो पूरा बिक जाएगा, कितनी डिमांड आएगी, इस साल प्रोडक्ट की डिमांड कितनी आएगी, वह सब कैसे पता लगाते हैं? तो उन सब का आधार जो है सांख्यिकी में जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं उसके द्वारा। फिर आर्थिक नियोजन हेतु गवर्नमेंट के द्वारा जो प्लानिंग, इकोनॉमिक प्लानिंग जो की जाती है, आर्थिक नियोजन जो किए जाते हैं, विभिन्न प्रकार की जो नीतियां निर्धारित की जाती हैं, देश का आर्थिक विकास हो रहा है या नहीं हो रहा है, आयात या निर्यात की नीति क्या रखना है, कौन से उद्योग धंधों को बंद करना है या लाइसेंस की सुविधा रखनी है या फिर उन पे टैक्स की दर इतनी लगानी है, उन सभी का निर्णय जो है वह सांख्यिकी के जो रिजल्ट रहते हैं उसके आधार पर लगाया जाता है। शिक्षा के क्षेत्र में क्या परिवर्तन करने हैं, अभी तक की शिक्षा में क्या कमियां रही हैं, यह सारी एनालिसिस जो है वह सांख्यिकी के द्वारा की जाती है। एजुकेशन फील्ड में नए नए कोर्सेज लाने हैं और मेडिकल की फील्ड है उसमें एक्सपेरिमेंट करने हैं, चाहे हम किसी एजुकेशन सिस्टम में किसी भी क्षेत्र को देखें, वहां पर भी जो है सांख्यिकी के बिना कोई भी रिजल्ट और नीति नहीं बनाई जाती है। फिर है बैंक व बीमा संस्थाओं हेतु, बैंक में जो है ऋण पर कितना ब्याज देना है या जो ऋण दिया जाएगा उस पर कितना ब्याज देना है, फिक्स डिपॉजिट की लिमिट क्या रखनी है, इसके साथ ही जो आरबीआई की बैंक रेपो रेट है, बैंक दर है, वह कितने % रहेगी, उन सभी का डिसीजन जो है वह सांख्यिकी के आधार पर ही लिया जाता है। फिर अर्थव्यवस्था हेतु देश में जो भी अर्थव्यवस्था चल रही हो, चाहे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था हो, चाहे समाजवादी अर्थव्यवस्था हो, चाहे मिश्रित अर्थव्यवस्था हो, इन सभी में समय समय पर जो निर्णय लेने होते हैं किसी भी सरकार को, उन सभी निर्णय के पीछे आधारभूत जो संरचना होती है वह सांख्यिकी की होती है। तो इस प्रकार से स्टूडेंट, यह है सांख्यिकी का महत्व। अब हम देखेंगे सांख्यिकी की सीमाएं, लिमिटेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। क्या लिमिटेशंस होती है? अभी हमने देखा कि सांख्यिकी बहुत सारे क्षेत्रों में उपयोग में आता है, लेकिन इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं। पहली लिमिटेशंस जो है स्टूडेंट्स, इसमें हमने जो विशेषताएं पढ़ी थी सांख्यिकी की, उसी से उसकी लिमिटेशंस बनी है।
जैसे सांख्यिकी केवल संख्यात्मक तथ्यों का ही अध्ययन करती है, गुणात्मक नहीं। मतलब जो भी गुण हमारे संख्या में मापे जा सकते हैं उसका ही अध्ययन करती है। जैसे ऊंचाई हम नाप सकते हैं संख्या में, वजन हुआ, मार्क्स हुए, और लेकिन हम बौद्धिक स्तर कैसा है, मानसिक स्तर कैसा है, कौन इंटेलिजेंट है, बुद्धिमान है, बुद्धिमत्ता का स्तर, ये जो है हम चूंकि संख्या में नहीं माप सकते हैं तो इसका अध्ययन सांख्यिकी में नहीं किया जा सकता है। सांख्यिकी में केवल संख्यात्मक तथ्यों का ही हम अध्ययन कर सकते हैं, तो ये लिमिटेशन है इसकी। फिर व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन नहीं। सांख्यिकी की विशेषता में हमने देखा था कि केवल समूह का जो है अध्ययन किया जाता है। हमने वहां देखा था कि राम की हाइट 5'9" है, तो 5'9" है केवल एक संख्या हुई। चूंकि यह एक केवल व्यक्तिगत इकाई है तो सांख्यिकी में इसका कोई उपयोग नहीं है, तो व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन यहाँ पर नहीं किया जा सकता है। फिर किसी समस्या के अध्ययन की एकमात्र रीति नहीं है। सांख्यिकी जो है किसी भी समस्या को सुलझाने का तरीका बताती है या रिजल्ट बताती है, लेकिन हम सांख्यिकी का उपयोग करके जो रिजल्ट निकाल रहे हैं उसी को समस्या का हल मान ले, यह सही नहीं हो सकता है। तो सांख्यिकी जो है किसी भी समस्या के अध्ययन की एकमात्र रीति नहीं है, और भी बहुत सारे तरीके से समस्या का हल निकाला जा सकता है। फिर निष्कर्ष भ्रमात्मक हो सकते हैं यदि बिना संदर्भ विश्लेषण किया जाए। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, स्टेट्स में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है डेटा कलेक्शन। जो उद्देश्य है हमारा, उसके आधार पे हम जो डेटा कलेक्ट करते हैं, जो समंक एकत्रित करते हैं, उसके आधार पर ही हमारा पूरा एनालिसिस डिपेंड होता है। तो यदि जो है हमारा डेटा कलेक्शन ही गलत हुआ है, गड़बड़ हुआ है, तो उस कंडीशन में जो रिजल्ट निकलेंगे वो भी क्या होंगे, गलत होंगे। तो यही इसकी लिमिटेशन है कि निष्कर्ष भ्रमात्मक मतलब डाउटफुल हो सकते हैं यदि हम उसको बिना किसी संदर्भ के उपयोग कर रहे हैं। फिर है सांख्यिकी नियम केवल औसत रूप में व दीर्घ काल में ही सत्य होते हैं। असामान्य स्थिति में, यदि कोरोना काल में आप सांख्यिकी का कोई नियम लगा रहे हैं, तो कोरोना की स्थिति चूंकि असामान्य स्थिति थी तो उसमें सांख्यिकी के नियम क्या होंगे, असत्य हो सकते हैं, गलत हो सकते हैं। तो जनरली जो है सांख्यिकी के नियम औसत रूप से, मतलब ऑन एवरेज हम कह सकते हैं कि बारिश होगी, उसमें असामान्य कंडीशन जो है इंक्लूड नहीं होती है। और दीर्घ काल में सांख्यिकी के नियम जो है वह सत्य होते हैं। एक शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए किसी प्रकार की कोई घोषणा जो है वह सांख्यिकी के नियमों के आधार पर नहीं की जाती है। सांख्यिकी के नियम जो है जनरली दीर्घ काल के आधार पर, लॉन्ग टर्म पीरियड में ही बेनिफिशियल होते हैं। फिर समंकों में एक रूपता व सजातीयता। समंक जो भी एकत्रित किए जाएंगे उनमें यूनिफॉर्मिटी होना बहुत जरूरी है, एक जैसे समंक होना चाहिए। जैसे हमने हमारे एग्जाम्पल में देखा था कि बीकॉम सेकेंड ईयर के विद्यार्थियों की, बच्चों की हाइट नापना, तो हम सभी विद्यार्थियों की फिर हाइट ही नापे, और हाइट भी जब हम नापे तो सभी या तो इंच में हो या सभी सेंटीमीटर में हो। यदि आपने उसका मेजरमेंट अलग अलग उसमें लिखा है तो तुलना नहीं हो पाएगी। तो समंक जो है हमारे क्या होने चाहिए, एक जैसे होने चाहिए और एक ही कैटेगरी को बिलोंग करने वाले होना चाहिए, तभी हम सांख्यिकी के रिजल्ट जो है वह बता सकते हैं। फिर विशेषज्ञ द्वारा उपयोग, यस हम भी कोशिश कर रहे हैं विशेषज्ञ बनने की। तो स्टेट्स के जो फॉर्मूलेज होते हैं, जो टेक्निक्स होती हैं, तरीके होते हैं, वह जब तक आप सीख नहीं लेंगे व्यवस्थित तरीके से तब तक आप उसका उपयोग नहीं कर सकते हैं। तो सांख्यिकी के जो लिमिटेशंस है वह एक्सपर्ट के द्वारा ही जो है कैलकुलेट की जा सकती है। तो ये है स्टूडेंट हमारी सांख्यिकी की सीमाएं।